हम कहते हैं ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस की क्या डिफिनीशन हो जाएगी? ऑस्मोसिस की डिफिनीशन ये है कि द मूवमेंट of solvent molecules या particles through semi permeable membrane towards solution is called osmosis। ठीक है, अभी इसी डिफिनीशन को हम एक दूसरे वर्जन में लिखते हैं और वो हमारे पास इसकी डेफिनेशन नंबर 2 हो जाएगी। और ये है कि द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम low solute concentration to high solute concentration, यानी ये रीजन सोल्यूट कंसंट्रेशन अगर है भी तो थोड़ा हो, यानी डाइल्यूट सोल्यूशन से कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ, तो ये भी हम कह सकते हैं कि लो सोल्यूट कंसंट्रेशन और हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। तो लो सोल्यूट कंसंट्रेशन को हम कहते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन और हाई को हम कहते हैं कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। तो ईटा के लिए ये भी बहुत जरूरी है कि ऑस्मोसिस असल में डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ होती हैं या कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट की होती, दोनों तरफ हैं, लेकिन जनरली ऑस्मोसिस जिसको हम एंड ऑस्मोसिस भी कहते हैं, तो इसको हम एंड ऑस्मोसिस भी कहते हैं। तो ये असल में डाइल्यूट सोल्यूशन से कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ होती है। ठीक है, तो द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑस्मोसिस की कंसेप्चुअल डिफिनीशन है एज कंपेयर टू दिस वन। इसके मुकाबले में जर्नल पहले हमने कहा सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन की, लेकिन वो आपको इतना आइडिया क्लियर नहीं करता जितना डेफिनेशन नंबर 2 आपके कॉन्सेप्ट को पॉलिश करता है। डेफिनेशन नंबर 2 जो है, तो ये आपको ईटा का पॉइंट दे रहा है कि हमेशा ऑस्मोसिस जो है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड की तरफ होगा, अगर ये एंड ऑस्मोसिस हो या जनरली ऑस्मोसिस हो। इसमें एक हमारे पास है रिवर्स ऑस्मोसिस या एक्सोस्मोसिस, ठीक है, जो कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट की तरफ होगा। ठीक है, वो अभी आगे पॉइंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा होगा? एंडोस्मोसिस। जबकि अगर हमारे पास एक और ऑस्मोसिस है जिसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस और इसको हम एक्स ऑस्मोसिस भी कहते हैं। एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। तो इसकी डेफिनेशन में हम क्या करेंगे, इसमें क्या होगा कि द रिवर्स ऑफ ऑस्मोसिस मतलब इस मर्तबा सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ जो है तो मूवमेंट होगी पार्टिकल्स की सॉल्वेंट की, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? रिवर्स और एक्सोस्मोसिस। ठीक है, तो ये हमारे पास एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस की बातें हुई। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास यहां पे आ रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर,
तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है तो ये हमें बुनियादी तौर पे क्या बताता है कि द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन सरफेस ऑफ सॉल्यूशन टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो डिफिनीशन क्या है कि द प्रेशर exerted on the surface of द मैकेनिकल प्रेशर भी कह सकते हैं, आपकी बुक में लफ्ज है द मैकेनिकल प्रेशर। तो द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ऑफ solution, the surface of solution to stop the process of osmosis is called osmotic pressure। ठीक है, यानी अगर आप इस पेज को देखें तो यहाँ पे मैंने दो कंपार्टमेंट्स बनाए हैं और आप जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं मैकेनिकल, यहाँ से जब आप प्रेशर एग्जर्ट करेंगे तो ये पिस्टन नीचे आ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल की वो स्टॉप हो जाएगी, फर्दर जो है तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस नहीं होगा। तो इसलिए इस प्रेशर को जो कि ऑस्मोसिस को स्टॉप करे, इसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, इस तरह ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए फिर आगे एक इक्वेशन दी गई है जो कि हमारे पास इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, आपके बुक में भी ये मौजूद है। और मैथमेटिकल फॉर्म ऑस्मोटिक प्रेशर की हमारे पास क्या है, जिसको जाहिर करते हैं Y = CRT by M। ठीक है, तो ये C कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, R कांस्टेंट है, T टेम्परेचर, M जो है मोलर मास है। तो इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं और इसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर = CRT by M इस तरह भी कह सकते हैं। सही है, तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन है और इससे ये नतीजा अखज हुआ कि जितना हमारे पास मोलर मास ज्यादा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। ये देखिए, ये ऑस्मोटिक प्रेशर और ये मोलर मास इनवर्सली रिलेटेड, हम कहते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज इनवर्सली रिलेटेड टू मोलर मास। ठीक है, तो इस पे एमसीक्यूज आ सकते हैं कि जितना कोई कंपाउंड का मोलर मास सब्सटेंस का ज्यादा होता है उतना उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ, वो बहुत जरूरी है और वो एक फैक्टर है जिसको हम कहते हैं वॉन्ट हाफ फैक्टर। एक फैक्टर है वॉन्ट हाफ फैक्टर। तो वॉन्ट हाफ फैक्टर असल में इसको हम आई से डिनोट करते हैं। इसमें तो कैलकुलेशन बहुत हैं कि कैसे आया, कहाँ से आया, लेकिन हम ईटा के लिए जनरलाइज फॉर्म इसकी पढ़ेंगे कि वॉन्ट हाफ फैक्टर आई से डिनोट होते हैं और ये हम पढ़ते हैं 3 साल्ट्स के लिए। ठीक है, एक पढ़ते हैं अनडिसोसिएटेड सॉल्यूट, अनडिसोसिएटेड सॉल्यूट। दूसरा हम पढ़ते हैं डिसोसिएट सॉल्यूट, डिसोसिएटेड सॉल्यूट और तीसरा हम पढ़ते हैं एसोसिएटेड सॉल्यूट। ठीक है, तो ये 3 जो है तो हम पढ़ते हैं 1, 2 और 3। इसके लिए वॉन्ट हाफ फैक्टर क्या होगा। अनडिसोसिएटेड सॉल्यूट जो कि डिसोसिएट नहीं होते, जो बड़ी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, यूरिया हो गई, सक्रोज हो गया, इस तरह ग्लूकोज हो गया, इस तरह स्टार्च हो गया। तो इसके लिए आई की वैल्यू जो होगी तो वो 1 होगी। तो ये अपने साथ याद रखें। अभी हम आते हैं कि मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट और मैक्सिमम डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर इस तरह के कंपाउंड या साल्ट या सॉल्यूट आ गए आपके पास सब्सटेंस, तो उनके लिए आई की वैल्यू 1 होगी, वॉन्ट हाफ फैक्टर 1 है। लेकिन अगर मैं यहां पर बनाऊं NaCl, इस तरह MgCl2, इस तरह Na2SO4 एटसेट्रा, तो इनके लिए आई की वैल्यू जो होगी तो वो ग्रेटर देन होगी 1।
तो ये अपने साथ आप दूसरे MCQ। और आई की वैल्यू होगी क्या, तो इसके लिए आई की वैल्यू होगी, ये देखो एक सोडियम एक क्लोराइड, तो ये आई की वैल्यू होगी 2। ठीक है, इस तरह MgCl2 के लिए एक Mg और 2 क्लोरीन, तो इसके लिए होगी आई की वैल्यू 3। इस तरह बॉन्ड हाफ फैक्टर जो है तो सोडियम 2 और सल्फेट 1, तो इसके लिए भी 3 होगी। तो इस तरह अपने साथ ये याद रखें कि बॉन्ड हाफ फैक्टर जो है तो जो डिसोसिएटेड होती है तो वो जितने आइंस देते हैं पर स्पीशीज जो है तो वो उसका आई की वैल्यू होगी। जबकि एसोसिएटेड वो होते हैं हमारे पास जब दो चीजें मिल जाती हैं और एक चीज हमारे पास बनाती है। यानी मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल मशहूर देता हूँ, एक 2 ही 3 एग्जांपल है। अगर बेंजोइक एसिड आप लें और उसको आप बेंजीन के साथ मिला लें, इस तरह अगर एसिटिक एसिड आप लें और इसको आप मिला लें बेंजीन के साथ, तो ये दो मिलती हैं और एक बनाते हैं। तो इसके लिए हमेशा आई की वैल्यू जो होगी तो वो लेस देन 1 होगी। ये ज्यादातर हमारे साथ डिस्कस नहीं होता, हमारे साथ ज्यादातर MCQs में ये दोनों केसेस जो हैं तो आपके कोर्स के साथ डिस्कस हुए हैं। ठीक है, तो इस बुनियाद पे जो है तो यहाँ पे अभी मैं एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, और वो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वो MCQs हमारे पास कुछ इस तरह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, which of the following solution will have maximum boiling point, maximum boiling point। ठीक है, maximum boiling point A 0.01 मोलर Na2SO4, ठीक है। बी हमारे पास है 0.01 मोलर KNO3, सी 0.01 मोलर यूरिया, और डी है 0.01 मोलर ग्लूकोज। ठीक है, तो डेफिनेटली कंसंट्रेशन तो सबके सेम है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है तो इससे पहले कल हमने पढ़ा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो है तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है तो अभी कंसंट्रेशन तो सेम है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम आप कहेंगे होंगे, तो ये तो सेम होना चाहिए। नहीं, इसमें आप आई की वैल्यू को देखिए, इसकी आई की वैल्यू कितनी होगी, एक 2 सोडियम एक सल्फेट तो 3, इसकी आई की वैल्यू एक पोटाशियम और एक नाइट्रेट तो ये 2, इसकी आई की वैल्यू ये तो अनडिसोसिएटेड वाले तो 1, ये ग्लूकोज तो ये 1। तो सबसे ज्यादा आई वोंट हैव फैक्टर जिसका होगा तो ये कंसंट्रेशन मतलब 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो आपके पास इनके पार्टिकल ज्यादा हुए, और जब पार्टिकल ज्यादा हुए तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा मैक्सिमम। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन ए जो है तो इसके लिए। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे भी होंगे प्रैक्टिस बुक्स में, MM के टेस्ट में भी आए। तो ये असल में जो होता है तो ये वॉन्ट हाफ फैक्टर के साथ रिलेटेड है, और इसके लिए जिसका वॉन्ट हाफ फैक्टर ज्यादा होगा उसका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो है तो मैक्सिमम आपके पास निकलेगा। ठीक है, तो जो इस पे समझ गए हाथ उठाएं प्लीज, रेज योर हैंड्स इफ यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, वेरी गुड सही है, ठीक है, सही है, आप समझ चुके हैं, वेरी गुड। अभी इसमें हमारे पास नेक्स्ट आता है हीट ऑफ सॉल्यूशन। सही है, हीट ऑफ सॉल्यूशन के साथ हमारा एक टॉपिक है और बहुत ही जरूरी टॉपिक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं हीट ऑफ सॉल्यूशन। तो हीट ऑफ सॉल्यूशन के साथ हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें भी हमारे पास 2 केसेस आते हैं। ठीक है, एक हमारे पास आता है केस नंबर 1 और एक हमारे पास आता है केस नंबर 2। तो केस नंबर 1 और केस नंबर 2 जो है वो बहुत ही सिंपल है, आसान है। पहले केस क्या आता है कि अगर मैं लेट सपोज आपके पास यहाँ पे एक कंटेनर है और इस कंटेनर में आपने सॉल्यूट को ऐड किया। जब आपने सॉल्यूट को ऐड किया, यहाँ पर क्या मौजूद था, यहाँ पर सॉल्वेंट मौजूद था।
और जब सोल्यूट को ऐड किए तो डेफिनेटली इससे हमारे पास क्या बना, सोल्यूशन बना। और फिर आपने जब अपने हाथ को इस बीकर के साथ लगाया, ठीक है, केस नंबर 1 में जब आपने इसको इसके साथ लगाया, अच्छा, तो जब आपने हाथ लगाया तो राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन तो यहां पर तो जो सोल्यूशन का जो टेम्परेचर था तो वो ज्यादा हुआ था। तो जब ज्यादा हुआ था तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका सॉल्यूट है और ये इसका सॉल्वेंट है, तो इनके जब दरमियान इंटरेक्शन हुई तो इंटरेक्शन से हीट बाहर की तरफ रिलीज हुई, ठीक है। और जब बाहर की तरफ रिलीज हुई तो इस बीकर को इन्होंने इस सराउंडिंग पानी को गर्म कर लिया, तो इसलिए हमने जब हाथ लगाया तो हमें ये बीकर थोड़ा गर्म महसूस हुआ। तो हम क्या कहते हैं कि केस 1 में जब सॉल्यूट को डालते हैं और टेम्परेचर ज्यादा हो जाते हैं तो हम कहेंगे कि ये मेरे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पे हुआ, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो इंटरेक्शन है उससे हीट बाहर निकली। जब हीट बाहर निकली तो इसके लिए डेल्टा एच सोल्यूशन जो होगी, यानी हीट ऑफ सोल्यूशन जो होगी, तो वो नेगेटिव होगी, क्योंकि एक्सोथर्मिक है, नेगेटिव है तो बाहर की तरफ निकलती। तो याद रखें कि जो सोल्यूशन का इसमें टेम्परेचर होगा, सोल्यूशन को जो टेम्परेचर होगा तो वो राइज हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये पॉइंट अपने साथ लिख लें। आप कहेंगे कि सर जब एक्सोथर्मिक बाहर निकल गई हीट तो फिर तो सोल्यूशन का टेम्परेचर कम होना चाहिए। नहीं, इसका मतलब ये है एक्सोथर्मिक के सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन से जब हीट बाहर निकली, बाहर का मतलब है बीकर से बाहर नहीं निकली, इंटरेक्शन पार्टिकल से जब बाहर निकली उनके इंटरेक्शन से, तो पानी ही मौजूद था, मतलब सोल्यूशन था, तो उस सोल्यूशन का टेम्परेचर ज्यादा हो गया। अच्छा, इसका मतलब ये है कॉन्सेप्ट। तो ये पॉइंट याद रखें, केस नंबर 1 कि हीट ऑफ सोल्यूशन जब नेगेटिव होगी तो इससे जो सोल्यूशन का जो टेम्परेचर होगा वो राइज होगा, और जो डेल्टा एच होगी वो नेगेटिव होगी, ये एक्सोथर्मिक होगी, ठीक है। तो इसलिए इनके लिए इस तरह के टेम्परेचर, इस तरह कंडीशन में अगर ये हालात हो तो अगर इनका टेम्परेचर ज्यादा किया जाए, इस सोल्यूशन ने तो खुद ही टेम्परेचर अपना ज्यादा कर लिया, हाथ आपने लगाया, आप वो गर्म महसूस होने लगा बीकर, लेकिन अगर आप फिर इसका टेम्परेचर बाहर से ज्यादा करते हैं तो फिर इसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी तो वो कम हो जाएगी। तो ये ईटा के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सॉल्युबिलिटी, यानी हमने पढ़ा था कि सॉल्युबिलिटी टॉपिक जनरली है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन याद रखें कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम भी होती है। तो फिर एमसीक्यूज आएगा कि वो कौन सी कंडीशन है जब टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो आप कहें कि जब डेल्टा एच सोल्यूशन नेगेटिव हो तो उस केस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन से हीट बाहर निकलती है। तो इस केस में जब डेल्टा एच सोल्यूशन नेगेटिव हो तो उस केस में टेम्परेचर ज्यादा करने से सॉल्युबिलिटी कम होती है, ठीक है। इस तरह केस नंबर 2 को अगर हम देखें तो केस नंबर 2 में हम कहते हैं कि लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे कंटेनर है और यहाँ पे फिर मैंने उसी तरह वही बात की कि मैंने यहाँ पे सॉल्यूट डाला, यहाँ पे मेरे पास सॉल्वेंट मौजूद है, तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट है तो इससे हमारे पास सोल्यूशन बन जाएगा। तो सोल्यूशन बन जाएगा। और फिर अगर हम इस केस में यहाँ पर हाथ लगाते हैं इस कंटेनर को तो हमारा हाथ जो हो तो ठंडा महसूस होता है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे तो टेम्परेचर जो है तो यहाँ पे तो टेम्परेचर जो है तो हम कहते हैं ये तो टेम्परेचर कम हो गया। जब टेम्परेचर कम हो गया तो इस मर्तबा जो ये सॉल्यूट है और ये जो सॉल्वेंट है तो इनकी इंटरेक्शन ने बाहर से एनर्जी को, यानी इस वाटर से जो है सोल्यूशन से टेम्परेचर को लिए, तो इसलिए इर्द गिर्द का जो सराउंडिंग जो सोल्यूशन था तो वो ठंडा हो गया और हमारा हाथ बीकर के साथ जब लगा तो बीकर ठंडा था, तो इसलिए ये इस वक्त इसने हीट अंदर की तरफ ले ली, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, तो ये हमारे पास एंडोथर्मिक होगा। इसमें डेल्टा एच सोल्यूशन जो होगा तो हमारे पास मरतबा हीट इन हुई तो ये पॉजिटिव होगा और सोल्यूशन का जो टेम्परेचर होगा इस मरतबा वो फॉल हो जाएगा, गिर जाएगा। तो इस केस में फिर ईटा क्या कह रहा है
इस केस में अगर आप टेम्परेचर को ज्यादा करते हैं तो इससे सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। इज इट क्लियर? तो हम कहते हैं कि सॉल्युबिलिटी जब डेल्टा एच सोल्यूशन पॉजिटिव हो तो उस केस में यानी हीट ऑफ सोल्यूशन पॉजिटिव हो तो उस केस में हमारे पास टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ जर्नल जो है तो हीट ऑफ सोल्यूशन के साथ थी। और इसमें नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन बहुत आती है, कॉन्सेप्ट आपके साथ देखे, और ये वोंट हाफ फैक्टर वाले, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार आते हैं। तो इसमें फिर जब अगर हम नेक्स्ट पढ़ें तो वो हमारे पास है कोलाइड्स। कोलाइड्स, तो कोलाइड तो आपको पता है कि मीनिंग इसकी हमारे पास क्या है कि ये ग्लू लाइक जो है तो ये एक सोल्यूशन होता है, और ग्लू लाइक सोल्यूशन में हम कहते हैं कि इसके फेजेस कितने होते हैं, तो फेजेस जो हैं तो इसके हमारे पास दो फेज हैं। जिस तरह सोल्यूशन के दो फेजेस हैं, एक यानी कंपोनेंट्स एक है सॉल्यूट और एक है सॉल्वेंट, तो इस तरह कोलाइड्स के भी जो है हमारे पास दो फेजेस हैं। एक हमारे पास है डिस्पर्स्ड फेज और एक होता है डिस्पर्जन फेज, या मीडियम भी कह सकते हैं या फेज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह इनके होते हैं, और इनके लिए आप जो है तो सिर्फ और सिर्फ जो है तो एक दो तीन चीजें याद रखनी है आपको, और वो इसका एक है टेबल। ठीक है, एक टेबल है, और एक टेबल में भी आप जो बुक में गिवन है उसमें मैं आपको एक चंद एमसीक्यूज पढ़ाता हूं। यानी लेट सपोज अगर आपके पास if dispersed phase is if dispersed phase is liquid and dispersion phase is what? Solid. The colloid is, तो ए सोल, बी जेल, सी फोग, और डी जो है तो ये आता है स्मोक। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक है, ईटा के लिए आप ये याद रखना है कि आपको डिस्पर्जन फेज अगर लिक्विड हो और डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन जो है तो ये सॉलिड हो, तो ये हमारे पास जनाब इसमें ऑप्शन आता है कौन सा? जेल का। ठीक है ना, तो इस तरह एक जेल के लिए याद रखें, एक सोल के लिए है तो सोल के लिए इसका उल्टा कर दें, इसका जब उल्टा होगा तो इसका जो डिस्पर्स्ड फेज होगा वो सॉलिड होगा। ठीक है, और डिस्पर्जन जो होगा तो वो लिक्विड होगा। ठीक है, इस तरह वो टेबल अगर आप देखें तो उसमें सोल है, जेल है, फोग है यानी जो धुंध है, स्मोक है, इमल्शन है, फोम है, तो ये तकरीबन 5-6 टाइप के जो है तो एमसीक्यूज आपको इस टाइप से कोलाइड से अराइज हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह कोलाइड्स की अगर जनरल आप पढ़े तो एक आपके पास है कोलाइड्स में आपके पास हैं दो जनरल कोलाइड्स होते हैं। एक आपके पास है लायोफिलिक कोलाइड्स, ठीक है, और एक आपके पास होता है लायोफोबिक कोलाइड्स, लायोफिलिक कोलाइड्स और लायोफोबिक कोलाइड्स। तो अभी लायोफिलिक देखें, फिलिक लव, अट्रैक्टिव, फोबिक हेट को कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास होती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी तो वो होगी यानी डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन फेज के दरमियान जो अट्रैक्शन होगी वो होगी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज क्या होगी? एग्जिस्ट बिटवीन dispersed phase particle and dispersion phase particles। ठीक है,
जबकि लायोफोबिक को हम देखें तो इसमें हम क्या कहेंगे, इसमें हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी, बल्कि इसमें फोर्स ऑफ रिपल्जन जो है तो ये एग्जिस्ट करेंगी लायोफोबिक में। ठीक है, जनरल इनकी प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स में चंद अहम जरूरी हैं, जो कि पहला इसमें हमारे पास है, पहला हमारे पास है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है, यानी लेट सपोज अगर मेरे पास यहाँ पे कोलाइड जो है तो इस कंटेनर में पड़ा हुआ है, कोलाइड पड़ा हुआ है, ठीक है, तो कोलाइड पड़ा है तो डेफिनेटली इसमें हमारे पास दो चीजें होंगी, एक पार्टिकल होंगे डिस्पर्स्ड फेस के और एक होंगे डिस्पर्जन फेस के। ठीक है, होगा कुछ इस तरह कि जब यहाँ पर आप लाइट इस पे पड़ेगी, लाइट इस पे पड़ेगी, ठीक है, तो ये जो कोलाइड के पार्टिकल से जब टकराएगी तो इसका डायरेक्शन बदल जाएगा, यानी जो नॉर्मल डायरेक्शन से ये जा रही है उससे नहीं जाएगा, बल्कि इसकी डायरेक्शन चेंज कर लेंगे इनके पार्टिकल। तो ये इसी प्रॉपर्टी को हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टी कहते हैं कि जब डिविएट होते हैं फ्रॉम नॉर्मल पाथ। तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे व्हेन अ लाइट is fall upon colloidal particles, the colloid particles, no, then light deviate from its normal path in different directions, सही है, is called ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब है कि कोलाइड के पार्टिकल का कुछ ना कुछ वजूद होता है जिसकी वजह से ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को शो करता है और ये फिर ये कहते हैं कि ये कलर ऑफ ब्लू स्काई है तो ये इसी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी की वजह से कि ये कोलाइडल है, तो इसलिए ये ईटा में आ जाता है। दूसरा इसका क्वेश्चन जो है तो ये कहते हैं कि ये ब्राउनियन मोशन करते हैं, ये तो आप सबको पता है कि ऑल डायरेक्शन में जो है तो मूवमेंट को ब्राउनियन मोशन कहते हैं। तीसरा इसमें हमारे पास है फिल्टरेबिलिटी, तो फिल्टरेबिलिटी जो है तो यानी फिल्टर करना तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के जरिए इसकी हम करते हैं, एक खास फिल्ट्रेशन मशीन होती है जिसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करते हैं, जिसको हम फिल्टर कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं कंपोनेंट्स को। चौथी इसकी जनरल प्रॉपर्टी है डिफ्यूजिबिलिटी, इसकी जो डिफ्यूजिबिलिटी होती है तो डेफिनेटली इसके पार्टिकल का साइज जरा बड़ा होता है तो ये लेस होती है। इस तरह पांचवी नंबर प्रॉपर्टी इसकी अगर हम डिस्कस करें, सारी थ्योरी है, कलर को अगर हम करें, कलर, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कलर जो होता है तो ये डिपेंड करता है तीन चीजों पे, साइज पे, ईटा का क्वेश्चन आ सकता है कोलाइट का, शेप पे और वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड लाइट। तो ये वो चंद तीन प्रॉपर्टीज हैं, साइज और शेप ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। ठीक, फिर इस तरह इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, तो कोलाइड को अगर टेम्परेचर हाई किया जाए तो वो कोगुलेशन करते हैं, यानी जैसे अंडा जो होता है एग, तो ये भी हमारे पास एक कोलाइड है, तो इसको अगर पकाया जाए तो वो कोगुलेट हो जाते हैं, लोथड़ा सा यानी चका होंदिश, इस तरह विस्कस रबड़ी सब्सटेंस बन जाता है।
इस तरह अगर ब्लड को आप लें तो ये भी ईटा में आ जाएगा कि ब्लड जब किसी कपड़े पर लग जाए दाग तो उसको भी फिर आप जो है तो गर्म पानी से अगर धोएंगे तो ब्लड भी कोलाइड है तो वो तो और भी कोगुलेट हो जाएगा, वो दाग नहीं हटेगा। तो इसलिए ठंडे पानी से जो है तो उसको साफ करना चाहिए। इस तरह 7वां पॉइंट हमारे पास जो आता है तो वो उसका स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड्स के बारे में बात होती है। स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड्स, तो कोलाइड्स की जो स्टेबिलिटी है तो फिर ये हमारे पास डिवाइड है किस पे डिपेंड करती है, चार्ज पे, दूसरा नंबर सॉल्वेशन पे, तीसरा नंबर ब्रोनियन मोशन। ठीक है, तो चार्ज, सॉल्वेशन और ब्रोनियन मोशन पे। तो अभी चार्ज के साथ क्या ताल्लुक है, जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना सॉल्वेशन ज्यादा होगा, और जितना सॉल्वेशन ज्यादा होगा तो फिर इसकी जो स्टेबिलिटी है तो वो ज्यादा होगी, क्योंकि इतना सॉल्वेशन हुआ होता है कि अगला नया कंपोनेंट इसके साथ रिएक्शन के लिए नहीं आ सकता, तो इसलिए ये मोर स्टेबल होते हैं। ठीक है, इस तरह सॉल्वेशन भी डेफिनेटली मैंने अभी बताया कि जितना सॉल्वेशन ज्यादा होगा तो इसकी स्टेबिलिटी जो है तो ज्यादा होगी। ठीक है, इस तरह ब्रोनियन मोशन जो है तो ये भी अगर ज्यादा होगी, यानी ज्यादा मोशन करती है जिगजैग, तो किसी के हाथ नहीं आती रिएक्शन के लिए, तो इसके लिए इसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है। यानी ब्रोनियन मोशन की ख्वादे ख्वागट रोड गिर रिएजेंट होता है वो साइड में राशिदा बल डायरेक्शन था बल इस तरह ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ जर्नल जो है तो चैप्टर 10 के बारे में हुआ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी और कोलाइड्स, और ये सारी चीजें जो बहुत जरूरी भी हैं और नहीं भी जरूरी, इतनी मतलब मुश्किल नहीं है ना, मतलब आप सिर्फ पढ़ लें तो आप इस पे समझ जाएंगे, कोई शॉर्टकट वगैरह नहीं। हाँ, ये बातें जो हैं तो ये आपको ही चाहिए। कलर वाला पॉइंट आ सकता है, स्टेबिलिटी का पॉइंट आ सकता है कि स्टेबिलिटी में कैसे, यानी सॉल्वेशन और ब्रोनियन मोशन के साथ स्टेबिलिटी का क्या ताल्लुक है। तो ये आप कह सकते हैं कि सॉल्वेशन होगी तो जो फॉरन जो और पार्टिकल्स रिएक्शन के लिए आते हैं वो रिएक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि सॉल्वेशन भी होती है, इसकी प्रोटेक्शन हुई होती है इस बुनियाद पर। ठीक है, तो अभी हम चैप्टर नंबर जो है तो 11 पे स्टार्ट लेंगे, चैप्टर नंबर 11। तो चैप्टर नंबर 11 हमारे पास है थर्मोडायनेमिक्स। बहुत जरूरी चैप्टर है और बहुत इजी भी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल। इसमें 2-3-4 बातें हैं वो आप सीख लें, इंशाअल्लाह आपके कंफ्यूजन खत्म हो जाए। तो थर्मोडायनेमिक्स जो है तो डेफिनेशन से अभी आपको पता चल रहा है कि हीट इन मोशन, मतलब सिंपल हम कहते हैं कि हीट इन मोशन। ये तो सिंपल इसकी वो है डेफिनेशन है ना, वर्ड की मीनिंग है। अभी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन इसकी किस तरह होगी कि स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम, स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक है, इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हम एनर्जी की फ्लो पढ़ते हैं कि कैसे एनर्जी सिस्टम के अंदर जाती है, फ्लो करती है, और किस तरह एनर्जी सिस्टम से बाहर की तरफ निकलती है। इस स्टडी को हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास बुनियादी एक टर्म है कि यूनिवर्स। ठीक है, सिंपल जो बात है, तो यूनिवर्स हम कहते हैं कि ये बना है सिस्टम से प्लस सराउंडिंग से। आपने पढ़ा भी होगा फिजिक्स में, यहाँ पे भी पढ़ लें कि यूनिवर्स जो है तो ये बना है सिस्टम से और सराउंडिंग से। फिर इसमें अगर मैं सराउंडिंग की डेफिनेशन करूं, सराउंडिंग,
तो हम कहते हैं सराउंडिंग क्या चीज है, तो हम कहेंगे सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स माइनस सिस्टम। जब यूनिवर्स से सिस्टम को माइनस किया जाए तो वो सराउंडिंग बन जाता है। क्यों? ये सराउंडिंग इधर रह जाएगी, सिस्टम इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा डेफिनेटली, इसको सराउंडिंग कहते हैं। और फिर हमारे पास आ जाता है सिस्टम। तो सिस्टम जो है तो हमारे पास क्या होगा शाबाश, सिस्टम की डेफिनेशन क्या होगी? तो सिस्टम होगी पार्ट ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, बिल्कुल, ये देखें सिस्टम जो है तो ये यूनिवर्स का जो है तो पार्ट है, पार्ट ऑफ यूनिवर्स, पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। एक और टर्म आगे लिखते हैं, वो हमारे पास है बाउंड्री। जब बाउंड्री हम लिखते हैं तो बाउंड्री की डिफिनीशन होगी कि द सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्री। जो सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान जो पार्टीशन हो, सेपरेशन हो, उसको बाउंड्री कहते हैं। अभी ये जरूरी है कि आप सीखें टाइप्स ऑफ बाउंड्री। टाइप्स ऑफ बाउंड्री जरूरी है कि सीखें। पहले हमारे पास है रिजिड बाउंड्री। तो रिजिड बाउंड्री कौन सी होती है? वो बाउंड्री जिसमें वॉल्यूम ऑफ सिस्टम रिमेन फिक्स्ड, वॉल्यूम ऑफ सिस्टम रिमेन्स फिक्स्ड। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसमें जो डेल्टा वी होगा वो 0 होगा, यानी चेंज इन वॉल्यूम जो होगा तो वो नहीं होगा। इसको रिजिड बाउंड्री कहते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास यहाँ पे आ जाता है नॉन रिजिड बाउंड्री। दूसरा हमारे पास आता है नॉन रिजिड बाउंड्री। तो नॉन रिजिड बाउंड्री के लिए डेल्टा वी जो होगा तो नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ सिस्टम रिमेन नॉट फिक्स, वॉल्यूम ऑफ सिस्टम नॉट फिक्स्ड, फिक्स नहीं होता, चेंज होता रहता है। ठीक है, ये इसमें जो है तो इसकी टाइप्स हैं। एक इसमें लिख लें, एक दूसरी दो बाउंड्रीज हैं, एक है डायथर्मल और एक है एडियाबैटिक। एक और है डायथर्मल बाउंड्री और एक है एडियाबैटिक बाउंड्री। डायथर्मल और एडियाबैटिक। तो डायथर्मल बाउंड्री क्या होती है? इसको शॉर्ट में लिखें कंडक्टिंग, फिर मैं बताता हूं आपको कंडक्टिंग और इसको लिख लें नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। अभी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक सिस्टम यहां पर ले लूं, ये एक सिस्टम है मिसाल के तौर, तो इसकी जो ये बाउंड्री है ना, ये जो बाउंड्री है ना, ये है, तो इससे हीट जो है तो हीट उसकी एक्सचेंज हो सकती है, यानी इसका मतलब है कंडक्टिंग। तो इसका मतलब है कंडक्शन मतलब हीट चेंज की बात करें तो इसकी क्या लिखेंगे कि अक्रॉस हीट
एक्सचेंज इजीली। तो जब हीट एक्सचेंज होगा तो इसके लिए डेल्टा क्यू जो होगा तो नॉट जीरो। हीट डेल्टा क्यू यानी चेंज इन हीट हो सकती है अक्रॉस ईस्ट, इसको डायथर्मल बाउंड्री। लेकिन एक सिस्टम अगर इस तरह हो लेट से, और इसकी जो ये बाउंड्रीज हैं तो ये मेरे पास नॉन कंडक्टिंग हो, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अक्रॉस इट जो है तो हीट कैन नॉट फ्लो। तो इसके लिए जो डेल्टा क्यू होगा तो वो जीरो। तो ये बुनियादी टर्म्स हैं बाउंड्रीज में, डायथर्मल और एडियाबैटिक में। नेक्स्ट हमारे पास होता है परमिएबल बाउंड्री, और एक हमारे पास होता है इम्परमिएबल बाउंड्री। परमिएबल और इम्परमिएबल बाउंड्री। तो परमिएबल मेम्ब्रेन, अभी इसमें मास एक्सचेंज पॉसिबल, उसमें हीट एक्सचेंज था, इसमें मास एक्सचेंज पॉसिबल बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये बात याद रखें कि बाउंड्री में जब हीट का एक्सचेंज हो तो उस बाउंड्री को एडियाबैटिक कहते हैं। नहीं, हीट एक्सचेंज पॉसिबल हो तो वो डायथर्मल होती है, और हीट एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है तो एडियाबैटिक। लेकिन अगर मास एक्सचेंज पॉसिबल है तो वो परमिएबल, और अगर इम्परमिएबल जिसमें मास एक्सचेंज नॉट पॉसिबल बिटवीन सिस्टम एंड सराउंड। ये आपके पास बाउंड्री की कुछ टाइप्स आ। इस तरह हमारे पास सिस्टम्स की कुछ टाइप्स हैं। यहाँ पे आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। इस तरह टाइप्स ऑफ बाउंड्री पढ़ी है तो टाइप्स ऑफ सिस्टम भी होंगे हमारे पास। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम जो है तो ये हमारे पास है, एक है ओपन सिस्टम, एक हमारे पास होते हैं क्लोज्ड सिस्टम, और तीसरा हमारे साथ होता है आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम। अभी ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम में क्या फर्क है? अभी ओपन सिस्टम में जनरली हम क्या पढ़ेंगे, हम कहते हैं कि इसमें मास एंड एनर्जी एक्सचेंज अकर। इसमें मास एंड एनर्जी एक्सचेंज अकर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो वो सिस्टम जिसमें मास का एक्सचेंज भी हो और एनर्जी का एक्सचेंज भी हो बाहर के माहौल के साथ, तो वो ओपन सिस्टम होता है। लेकिन क्लोज सिस्टम में हम क्या कहते हैं कि इसमें मास एक्सचेंज नॉट पॉसिबल, और एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल। तो अभी एनर्जी एक्सचेंज में जो है तो मैं यहां पे लिखता हूं कि एनर्जी के एक्सचेंज के दो सूरतें हैं, एक है हीट और एक है वर्क। तो जब भी सिस्टम सराउंडिंग के साथ एनर्जी की एक्सचेंज करता है इन दो फॉर्म्स में करेगा। ईटा के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या हीट के फॉर्म में या वर्क के फॉर्म। तो यहां पर जो मैंने बात की तो यहां पे दोनों पॉसिबल होते हैं, हीट और वर्क दोनों। लेकिन इसमें पॉसिबल जो है तो हीट नहीं है, जबकि वर्क पॉसिबल है। किस तरह पॉसिबल है? लेट सपोज एक सिस्टम है
और यहाँ इसकी दीवारें जो हैं तो वो नॉन कंडक्टिंग हैं, यानी इंसुलेटर हैं। लेकिन इसका जो पिस्टन है तो ये जो है तो ये ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। तो ये देखिए सिस्टम ने एनर्जी के सराउंडिंग के साथ वर्क डन किया, ठीक है। तो हीट एक्सचेंज तो पॉसिबल नहीं है इसमें, ये क्लोज सिस्टम है, क्लोज है। देखिए पिस्टन ऊपर जो है तो लगा हुआ है, लेकिन पिस्टन मूवेबल है, तो इसलिए energy exchange in the form of work is possible, heat is not possible. While in open system, energy exchange is in the form of heat and work, both are possible. तो ये ईटा का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो इस पे समझ चुका है हाथ उठा ले, शाबाश, रेज योर हैंड्स इफ यू गॉट द पॉइंट। हाँ बिल्कुल, ये जरूरी है। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को जरा इस पॉइंट पे ज्यादा एम्फेसाइज देता हूँ कि ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम में फर्क क्या है। ओपन सिस्टम में मास एक्सचेंज पॉसिबल है, क्लोज में मास एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। ओपन सिस्टम में एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल है दोनों फॉर्म की, हीट और वर्क दोनों पॉसिबल है, लेकिन क्लोज में हीट पॉसिबल नहीं है जबकि वर्क पॉसिबल है, क्योंकि क्लोज सिस्टम होता है पिस्टन ऊपर नीचे जाते हैं जिससे वर्क डन हो जाए। और आइसोलेटेड सिस्टम जो है तो इसमें मास एंड एनर्जी दोनों की जो है तो एक्सचेंज नॉट पॉसिबल। इज इट क्लियर? तो ये आपके साथ जो है तो अभी ज्यादातर स्टूडेंट्स को ईटा में आते तो वो कहते हो कि ओपन सिस्टम में मास एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल और क्लोज सिस्टम में मास एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल नहीं। इसमें एक ट्रिक है और वो ट्रिक ये है कि क्लोज सिस्टम में सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल है इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन, जबकि आइसोलेटेड एक ऐसे सिस्टम है जिसमें दोनों पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ सिस्टम और सराउंडिंग और बाउंड्री की कुछ जनरल कॉन्सेप्ट्स जो हैं तो आ चुके हैं। अभी इसके बाद हम जाएंगे एक एमसीक्यूज में जो बार बार रिपीट भी हुआ है और आता है, और उम्मीद करता हूं कि आपको इसका जवाब भी आएगा कि टू फंडामेंटल वेज टू ट्रांसफर एनर्जी, यानी एनर्जी को ट्रांसफर जब किया जाए बिटवीन सिस्टम या सराउंडिंग ना, तो ए है प्रेशर एंड टेम्परेचर, बी हीट एंड वर्क, सी प्रेशर एंड वॉल्यूम, और डी हीट एंड वॉल्यूम। तो हमारे पास डेफिनेटली जवाब है हीट एंड वर्क। तो जब भी दो यानी हीट और वर्क जो है तो ये दोनों एनर्जी ट्रांसफर के मोड्स हैं, तरीके हैं जिससे सिस्टम और सराउंडिंग में ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है तो कुछ एक जनरल बातें हुई। इसके बाद हम नेक्स्ट आएंगे और वो हमारे पास है हीट के बारे में, ठीक है। अभी हीट क्या चीज है, तो हीट जो है तो अभी आप समझ गए होंगे कि हीट की डेफिनेशन कैसे हम करेंगे। हीट की डेफिनेशन होगी कि द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी that can flow across boundary of a system during a change in its state, ठीक है। तो फिर इसको क्यू से जाहिर किया जाता है। तो क्यू हमारे पास पॉजिटिव क्यू भी होता है हीट और नेगेटिव क्यू भी होता है। पॉजिटिव क्यू होगा तो ये एंडोथर्मिक को रिप्रेजेंट करता है, जबकि ये एक्सोथर्मिक को रिप्रेजेंट करता है प्रोसेस को। तो ये कुछ हीट के बारे में। इस तरह अगर हम वर्क के बारे में पढ़ें, वर्क तो फिजिक्स में आप पढ़ते हैं वर्क को
कि वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट टी, वर्क डन, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे, केमिस्ट्री में आप वर्क को पढ़ोगे, वर्क इज इक्वल टू फोर्स की जगह प्रेशर आएगा और डिस्प्लेसमेंट की जगह जो है तो डेल्टा वी आ जाए। तो केमिस्ट्री में आप जो वर्क पढ़ते हैं तो इस वर्क को हम कहते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो अभी प्रेशर वॉल्यूम वर्क के जो है तो हमारे पास दो केसेस आ जाते हैं, ठीक। एक वर्क इज इक्वल टू नेगेटिव पी डेल्टा वी होता है और एक वर्क होता है पॉजिटिव पी डेल्टा वी होता है। तो इस सिस्टम में जब नेगेटिव वर्क डन हो तो ये हम कहते हैं कि वर्क बाय द सिस्टम, यानी एक सिस्टम जब वर्क करता है सराउंडिंग पे तो डेफिनेटली उसमें नेगेटिव आ जाता है। लेकिन जब एक वर्क डन, तो यहां पे लिख लें वर्क ऑन द सिस्टम, ये जो है तो ऑन द सिस्टम होगा फ्रॉम सराउंडिंग या बाय सराउंडिंग, ठीक है। तो ये अपने साथ एक दो टर्मिनोलॉजीज को भी याद में जहन में रख लें। तो ये हीट और वर्क के बारे में जनरल मालूमात हुई। थर्ड हमारे पास एक लफ्ज आता है और वो होता है इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी जो है तो ये हमारे पास क्या होती है? शाबाश। इंटरनल एनर्जी हम कहते हैं कि द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। और जनरली हम कहते हैं कि इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन। फिर नेक्स्ट ही स्टेप में हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है तो वो किसके बराबर होती है? वो ट्रांसलेशन एनर्जी के सम के रोटेशनल एनर्जी और प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी के सम के। जबकि पोटेंशियल एनर्जी जो बराबर होती है, तो फिजिक्स में आप mgh पढ़ते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं कि ये होती है बॉन्ड के, यानी एटम्स के दरमियान बॉन्ड और वंडरवाल फोर्सेस, इसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री। तो ये इंटरनल एनर्जी हुई, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास एक टर्म आ जाता है, ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं, फिर इसमें हम आगे टॉपिक को पढ़ेंगे। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ जाता है और वो टर्म हमारे पास है स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन, तो स्टेट फंक्शन की क्या डेफिनेशन होगी? हम कहते हैं कि दोज प्रॉपर्टीज which explain the state of a system, यानी वो प्रॉपर्टी जो किसी सिस्टम के स्टेट को एक्सप्लेन करे। यानी लेट सपोज यहां पे मेरे पास एक सिस्टम है, मैं कहता हूं इसका अपना टेम्परेचर होता है, इसी का अपना प्रेशर होता है, इसी का अपना वॉल्यूम होता है, इसी की अपनी एनर्जी होती है, इसी की अपनी एंथैल्पी होती है, इसी की अपनी एंट्रोपी होती है, एस द डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम। तो हर एक सिस्टम की जब ये चीजें होती हैं तो यही चीजें आपको एक सिस्टम की स्टेट को एक्सप्लेन करता है। क्योंकि अगर टेम्परेचर आपके पास 0 सेंटीग्रेड होगा तो इसका
स्टेट क्या होगा, यानी अगर पानी है तो लेट सपोज इसमें, तो वो सॉलिड स्टेट में होगा। इस तरह अगर यही पानी मतलब 100 सेंटीग्रेड में हो तो वो बॉइलिंग लिक्विड फॉर्म में होगा। इस तरह प्रेशर, इस तरह वॉल्यूम, तो हर वॉल्यूम जब कम होगा डेफिनेटली पार्टिकल्स करीब करीब होंगे तो वो लिक्विड स्टेट में होंगे, और जब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो पार्टिकल्स दूर दूर होंगे गैसियस स्टेट में। तो इसलिए इनको ये टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एनर्जी इंटरनल, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सारे मेरे साथ स्टेट फंक्शन है। नाम से पता चल रहा है स्टेट फंक्शन, क्योंकि ये स्टेट को एक्सप्लेन करते हैं, ये स्टेट फंक्शंस हुए, ठीक है। और या इसकी डेफिनेशन आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपने पढ़ी होगी कि वो प्रॉपर्टीज जो कि डिपेंड करती हैं इनिशियल और फाइनल स्टेट पे और डिपेंड नहीं करती पाथ पे, ठीक है। दोज प्रॉपर्टीज which depend upon or not depend upon। तो डिपेंड अपॉन क्या था, डिपेंड अपॉन किस पे, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, पहले कौन सी हालत में तो आखिर में, और डिपेंड नहीं करती पाथ एडॉप्टेड। तो जिस पाथ से इनिशियल फाइनल पे गए इस पाथ पे डिपेंड नहीं करती इनिशियल और फाइनल पे। तो ये हमारे साथ स्टेट फंक्शंस हुए। इसमें हमारे पास दो जो है तो ये एमसीक्यूज में आता है कि एक होता है हीट एंड दूसरा होता है वर्क। तो ये आपको किसी स्टेट को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, हीट या वर्क। तो ये इसको हम कहते हैं ये पाथ फंक्शंस हैं, ये पाथ पे डिपेंड करती है, ये पाथ फंक्शंस हैं, नॉट स्टेट फंक्शन। क्योंकि दोनों एनर्जी फ्लो के मेथड मोड्स हैं कि एनर्जी सिस्टम और सराउंडिंग में इनके जरिए जो है तो फ्लो करती हैं, तो ये स्टेट फंक्शंस नहीं है, ठीक है। जब आप ये जनरलाइज्ड फॉर्म इनकी पढ़ लें, जनरल चीजें हैं, टर्म्स हैं, तो इसमें नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है तो ये हमें क्या एक्सप्लेन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor destroyed. Energy can neither be created nor destroyed, but it can be converted from one form into another। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते। इनके मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, उनको आप सीखें। पहले फॉर्म हमारे पास है, फर्स्ट जो है तो एक है Q इज इक्वल टू डेल्टा E, ठीक है, और प्लस W। तो ये एक फॉर्म हुई किस चीज की, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। और इसकी दूसरी फॉर्म इस तरह बन जाएगी कि अगर डेल्टा E को इधर ही छोड़ा जाए, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो ये हो जाएगी Q और W इधर आ गया तो ये माइनस W। तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ की ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की दूसरी फॉर्म आ गई।
और एक और फॉर्म है, ये मैं कहता हूं कि ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, यहां पे थर्ड फॉर्म आ जाती है फर्स्ट ला की, और थर्ड फॉर्म इसमें हमारे पास क्या है फर्स्ट ला की, कि हमारे पास एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमारे पास कांस्टेंट है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा शाबाश, Q इज इक्वल टू डेल्टा E, ये हमारे पास क्या है शाबाश, प्लस W, और Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस W की वैल्यू तो मैंने कहा है कि वो P डेल्टा V है, और जब हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम हो तो डेल्टा V जो है तो ये मेरे पास 0 के बराबर आएगी, तो ये पूरा फिगर 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी एक फॉर्म आ जाएगी Q इज इक्वल टू जस्ट डेल्टा E, क्योंकि ये जब 0 हो जाएगा तो पूरा फिगर 0 हो जाएगा। लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम है तो इसलिए आप इसके साथ QV लिख लें, तो ये आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम हुआ, ठीक है, ये थर्ड फॉर्म हुई। इस तरह फोर्थ फॉर्म इसकी क्या होगी, फोर्थ केस में कि एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर कौन सी होगी, तो एट कांस्टेंट प्रेशर हमारे पास क्या है कि QP हो जाएगी इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, देखिए ना यही चीज है, क्लियर है, तो इसमें P जो है तो वो चेंज नहीं हुआ, तो ये हमारे पास इसकी फोर्थ फॉर्म, यानी ये फॉर्म और ये फॉर्म एक ही है, लेकिन यहाँ पे इस पे कांस्टेंट प्रेशर पे इसकी जगह यहाँ पे QP आपने लिखा। अभी इसी में एक इंपॉर्टेंट बात है जो आप नोट कर लें, ये हमेशा जो है तो ये जो थर्ड फॉर्म जो होती है ना, थर्ड फॉर्म, ये जो थर्ड फॉर्म है MCQs के लिए, ये जो थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म उठा ले कौन सी है शाबाश, ये वाली, तो ये है Q इज इक्वल टू डेल्टा E, ये QV क्योंकि वॉल्यूम इस पे कांस्टेंट है, तो इसलिए ये कौन से स्टेट के लिए होते हैं, ये ईटा में आता है फॉर सॉलिड और फॉर लिक्विड, इज इट क्लियर, तो बी रिमेंबर that if in MCQs the question comes that what is the first law of thermodynamics for solid and liquid, तो solid और liquid में तो वॉल्यूम चेंज इतना नहीं होता, बल्कि वॉल्यूम चेंज 0 कंसिडर कर लें आप, तो इसलिए QV इज इक्वल टू जस्ट डेल्टा E फॉर लिक्विड एंड सॉलिड। अभी स्टूडेंट कहते हैं कि क्या सर ये QV इज इक्वल टू डेल्टा E जो है ये फॉर गैसेस पॉसिबल है, तो मैं कहता हूं कि यस पॉसिबल है। आप कहें कि गैसेस में तो नहीं, गैसेस में भी पॉसिबल है, लेकिन उसमें आप एक कंडीशन लिख लेना ब्रैकेट में, ये आप लिख लें, ये एट फिक्स्ड पिस्टन, क्योंकि आप पिस्टन को मेख कील लगा के ऊपर से ठोक दें कीलों को, जिससे पिस्टन ऊपर नहीं जाएगा तो वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, तो वॉल्यूम चेंज 0 हो जाएगा, तो इसलिए फिर ये गैसेस के लिए भी एप्लीकेबल है। सॉलिड और लिक्विड के लिए तो वैसे भी एप्लीकेबल है, लेकिन QV इज इक्वल टू डेल्टा E जो है तो ये गैसेस के लिए एप्लीकेबल है जब इनके ऊपर फिक्स्ड पिस्टन प्रोवाइड हो, फिक्स्ड पिस्टन से डेल्टा V नहीं होगा, तो फिर यही गैसेस के लिए भी एप्लीकेबल है। लेकिन अगर मूवेबल पिस्टन होगा तो फिर ये उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है।
तो ये जनरलाइज्ड बातें थी जो मैंने आपको बता दी। अभी इस पे मैं आपको थोड़े एक एमसीक्यूज दो करवा दूंगा। लेट सपोज मैं आपको एक एमसीक्यूज यहाँ पे करवा देता हूं, और एमसीक्यूज यही प्रैक्टिस बुक्स में ज्यादातर आए भी हुए हैं। और यहाँ पे लिखा है कि CH3 COO C2H5 लिक्विड है प्लस H2O लिक्विड है, इससे हमारे पास बनता है CH3 COOH लिक्विड है, और फिर है C2H5OH ऑर्गेनिक में रिएक्शन आपने पढ़ा है, ये लिक्विड है, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर जिसे आप कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर्स के जो प्रोडक्ट होते हैं, तो ये बीटा के लिए इंपॉर्टेंट है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल इसके प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन लिखी मैंने, और फिर यहां पे मैं भी स्टेटमेंट इसका लिख रहा हूं कि विच फर्स्ट लॉ इक्वेशन इज करेक्ट फॉर अबव इक्वेशन, ठीक है। ए क्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू, बी क्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई, सी क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एच, ये डी ऑल। तो बी के साथ जो एग्री है हाथ उठाएं, बी के साथ जो एग्री हैं बिल्कुल सही है। देखिए ना, बिल्कुल सही है ना, वो सही देखा ना, तस वो लिए बी इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड और ये भी लिक्विड। और फर्स्ट लॉ तो मैंने आपको अभी इससे पहले बता चुका है, मैंने आपको बता चुका है कि सॉलिड या लिक्विड आ जाए तो उसके लिए जो फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट होगी वो ये होगी। वजह क्या है? क्योंकि लिक्विड और सॉलिड के लिए जो चेंज इन वॉल्यूम होते हैं वो जीरो कंसिडर होता है, ठीक है। लेकिन अगर गैसेस आ जाएं और फिक्स्ड पिस्टन का कहे तो फिर भी यही ठीक है, लेकिन अगर गैसेस आ जाए और मूवेबल पिस्टन या फिक्स्ड पिस्टन का जिक्र नहीं किया तो फिर ये नहीं होगा। फिर इसके लिए ये ऊपर वाला जो ए ऑप्शन है तो वो गैसेस के लिए जो है तो करेक्ट फर्स्ट लॉ इक्वेशन जो है तो बनती है, ठीक है। वेरी गुड, आप समझ चुके हैं, ठीक है। इस तरह यहां पे यही एमसीक्यूज में एक दूसरे वर्जन में पेश करता हूं, और वो है कि which of the following represents first law of thermodynamics for an isoporic process? A, delta E is equal to Q minus P delta V. B, delta E is equal to Q plus P delta V. C, delta E is equal to Q, और D all above। अभी इसमें कौन सा आएगा? शाबाश यार, ए के साथ जो एग्री है वो हाथ उठाएं, बी के साथ जो एग्री है वो हाथ उठाएं, सी के साथ जो एग्री है वो हाथ उठाएं। वेरी गुड, वेरी गुड, बस उस खुश हुई खा उस। नाउ आई एम हैप्पी दैट यू गॉट माय पॉइंट। देखो ना, आप समझ गए। देखो आइसोकोरिक जो है तो आइसोकोरिक का मतलब है कांस्टेंट वॉल्यूम, ये मतलब है डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, तो डेफिनेटली तो सी है ना। और मैंने इससे पहले इसको इस तरह लिखा था, Q इज इक्वल टू डेल्टा ई या डेल्टा ई इज इक्वल टू Q, बात तो एक ही है, ठीक है। तो जबरदस्त, इस तरह का क्वेश्चन भी आपको इसमें आ सकता है, तो ये जो है तो आप अपने साथ लिखें, ठीक है। इस तरह एक और एमसीक्यूज है, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। आपने ये चैंपियन बुक में मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन मौजूद है, सीरीज जो है, तो उसमें है कि एक रबर ट्यूब है, रबर ट्यूब कॉन्सेप्ट है ना बनाने के लिए, अच्छा क्वेश्चन है। एक रबर ट्यूब है और वो प्लेस्ड नियर स्टोव,
स्टोव जो होते हैं तो स्टोव अगर नगरे इस तरह वो पहले ज़माने में हम बच्चे होते थे लगता था वो उसमें उसको डिप किया जाता था, वो तार होते थे वो केरोसिन ऑयल में, स्टोव उसको कहते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं रबर ट्यूब हीट के बस करीब रखा हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तो ऑप्शन है ना, तो इसमें जो एग्जैक्ट ऑप्शन है तो -W प्लस क्यू प्लस डेल्टा ई, तो ये असल में ठीक आता है। वजह क्या है, क्योंकि जब एक ट्यूब पड़ा हुआ है नियर, तो वो जब हीट लेगा तो ये इस तरह फूल जाएगा, जब फूल जाएगा क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल्स होते वो फूल जाएंगे, तो वो -W वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, प्लस Q क्योंकि बाहर से हीट जो है तो ले रहा है तो इसका Q इसमें ज्यादा हो रहा है, और प्लस डेल्टा ई, तो इंटरनल एनर्जी भी इसकी ज्यादा होगी, तो इसलिए ये ट्यूब को जो है तो बड़ा कर रहा है, अंदर से जो है तो प्रेशर लगेगा जिससे प्रेशर फूल जाए, वो जो ट्यूब हो गया वो फूल जाए। तो जो इस पे समझ चुके हैं हाथ उठाएं, शाबाश। जो समझ चुके, वेरी गुड, जबरदस्त। मड़ा तकड़ा कसानी खो बस से चकम देनो किस्मत पाती कड़ी रही जाना की दे जल खुमा और दे जल खुम स्ट्रांग चांस पदी दे शिदा अन्नी कम कसानी बस दी प कोरोना बांधे गशी वीडियो तासु रिपीटर द चांस वहाई खा तासु ब चांस वहाई। आप लोग रिपीटर मैक्सिमम जो है तो साजिद खटका तब हम पास शिखा हाथ आपने भी उठाए हैं, इंशाल्लाह आप सब पास होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे ना कुछ जरूरी जो जनरल, ये फर्स्ट लाइक और भी है, बस प्रैक्टिस आपको जनरल करनी है। इसमें नेक्स्ट एक टर्म है और वो है इंथाल्पी, नेक्स्ट एक टर्म है और वो है इंथाल्पी। तो इंथाल्पी जनरल में पढ़ता हूं कि हीट ऑफ सिस्टम, तो आपको कहते हैं कि हीट ऑफ सिस्टम तो क्यों भी कहते हैं, तो फिर मैंने ये इंथाल्पी का कॉन्सेप्ट क्यों लिया, क्योंकि ज्यादातर रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे होते हैं, तो इसलिए हीट ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड इंथाल्पी। इज इट क्लियर? तो अभी असल में इंथाल्पी हीट ऑफ सिस्टम ही है, लेकिन जब प्रेशर कांस्टेंट हो तो उसको इंथाल्पी कहते हैं। तो इंथाल्पी की इक्वेशन जो है तो नॉर्मल H इज इक्वल टू E इन इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम, ठीक है, ये आपके पास है। लेकिन जब आप इसको मेजर करते हैं तो डायरेक्टली मेजर नहीं होती, एब्सोल्यूट मेजर नहीं होती, हमेशा चेंज इसमें जो होता है तो वो मेजर करते हैं, ठीक है। तो लिहाजा हमारे पास जो इसकी न्यू वर्जन होगी तो वो होगी डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। तो ये आपके पास चेंज इन एंथैल्पी की जो है तो इक्वेशन है, ठीक है। इस तरह फिर वही बात कि एंथैल्पी इक्वेशन फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, तो फिर वही बात होगी डेल्टा H इज इक्वल टू, क्योंकि फिर ये फैक्टर तो जो है तो निकल जाएगा, क्योंकि इनके लिए डेल्टा V जो होता है तो वो जीरो होते, तो जीरो, तो उसके लिए सिर्फ हो जाएगा डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E। इसका मतलब ये है कि जब सॉलिड या लिक्विड होंगे तो उसमें अगर एंथैल्पी चेंज होगा तो वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी चेंज का जिम्मेदार होता है, ठीक है ना। और एक एमसीक्यूज में ये पॉइंट लिख लें कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी जो है तो जीरो होगी दोज एलिमेंट्स जो नेचुरल स्टेट में एग्जिस्ट करें, ठीक है। ये चलें अगले पेज में मैं आपको ये पॉइंट बताता हूँ, ठीक है। अगले पेज पे मैं आपको ये पॉइंट बताता हूँ, और वो हमारे पास क्या है, शाबाश, यहाँ पे भी हम देखते हैं। अच्छा, तो हमारे पास जो पॉइंट था तो वो एंथैल्पी चेंज का था। तो हम कहते हैं कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी जो होती है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी कब होगी, जब हमारे पास डेल्टा H नॉट स्टैंडर्ड कब होगी, जब इसका टेम्परेचर जो है तो 25 सेंटीग्रेड होगा, प्रेशर इसका 1 atm होगा, कंसंट्रेशन इसका 1 मोलर होगा,
तो इसके लिए डेल्टा एच नॉट जो होता है तो ये 0 आता है। किसके लिए? इसके लिए कंडीशन क्या है? इनके लिए कंडीशन क्या है कि कब स्टैंडर्ड एंथैल्पी 0 होगी? जब ये फ्री स्टेट में होंगे और नेचुरली अकरिंग स्टेट में होंगे। जो नेचर, जो कुदरत ने इनको अपनी स्टेट दी है उसमें मौजूद हो और किसी के साथ मिले भी ना हो, फ्री हो, तो उनके लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी 0। फिर आपके बुक में एक टेबल है तो उस टेबल को आपने याद करना है, ठीक है। जब आप ये पढ़ लें तो इसमें हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है तो वो है स्टैंडर्ड चेंज ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। स्टैंडर्ड चेंज ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये है आपके पास, ठीक है। ये आपके पास किस चीज के बराबर होती है? तो हम कहते हैं कि ये जर्नल इक्वेशन आप याद रखें कि जर्नल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होता है तो वो बराबर होता है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ये आप अपने साथ याद रखें। फिर इसमें हमारे पास दो केसेस आ जाती हैं, दो केसेस आ जाते हैं। पहली केस, अगर डेल्टा एच आर आपके पास वैल्यू इनसे जो आएगी और वो नेगेटिव वैल्यू आए, या डेल्टा एच आर आप फाइंड करें प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट से और आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, दो केसेस होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब नेगेटिव हुई या पॉजिटिव हुई, तो नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि इस मर्तबा एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट जो है तो ये ग्रेटर है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट से, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट के साथ यहाँ पर नेगेटिव का साइन है और नेगेटिव का साइन, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट से। और जब एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट से ज्यादा हुई और नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि ये आपके पास एक्सोथर्मिक नेचर में हुआ, इसकी एंथैल्पी नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक है। तो इसके लिए अगर हम जनरल डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन करें तो हम इस तरह का डायग्राम बनाएंगे। तो अगर आप देखें तो ये आपके पास एनर्जी है और ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट की जो एंथैल्पी है वो ज्यादा है, जबकि यहीं पे मैं अगर प्रोडक्ट की एंथैल्पी पढ़ूं तो वो मेरे पास कम है। तो इस तरह का डायग्राम जो है तो इसके लिए रिप्रेजेंट होता है। इस तरह अगर मैं यही बात डिस्कस करूं, पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव तो इसके साथ होता है ना, तो इसका मतलब है कि इस मर्तबा एच आर जो है तो वो कम और एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट जो है तो ये ज्यादा हुई, और इस केस में हमारे पास ये एंडोथर्मिक हुई। और इसके लिए अगर मैं डायग्रामेटिकली ड्रा करूं, आपको अगर पता हो ये एनर्जी है तो इसके लिए इस तरह होगा, तो ये रिएक्टेंट हुआ और ये प्रोडक्ट हुआ, तो ये रिएक्टेंट की एंथैल्पी हो गई और ये प्रोडक्ट की एंथैल्पी, ठीक है। तो ये केसेस आप जो हैं तो दोनों अपने साथ याद रखें, क्योंकि ये आपको आगे जाके हेल्प देंगे, ठीक है। जब आप इसमें जनरलाइज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस जब पढ़ते हैं कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव आएगी तो उसमें क्या होगा, नेगेटिव आएगी तो उसमें क्या होगा, तो ये दो केसेस आपको याद रखनी। इसमें नेक्स्ट हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, और पहले टर्मिनोलॉजी मेरे पास है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ
फॉर्मेशन। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है, तो ये आपको क्या आइडिया देता है, यानी डेफिनेशन मैं कर लूंगा तो उससे फिर बाद में एक एग्जांपल आपको दे के समझा दूंगा कि अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिलीज। इसका मतलब ये हुआ कि एब्जॉर्ब हुआ तो अमाउंट ऑफ Q जो है तो ये पॉजिटिव आएगी और रिलीज तो नेगेटिव। तो इसका मतलब कि जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है तो ये पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है। ये ईटा का एक क्वेश्चन है। अच्छा, कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इट मस्ट बी पॉजिटिव, इट मस्ट बी नेगेटिव, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये बोथ पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि फॉर्मेशन एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक दोनों हो सकती है। व्हेन 1 mole of a compound is formed from its elements in their free natural state, तो इसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहा गया। ठीक है, अब अगर मैं आपको एमसीक्यू से समझाता हूं, अगर मैं लिखूं कि H2 प्लस O2 टू फॉर्म H2O, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। ये लो जनाब क्या कह रहे हैं, अल्फाज को देखो, when 1 mole of compound is formed, तो ये लो जनाब 1 मोल बन गया। कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। अभी जब आप इसमें बैलेंसिंग करेंगे ना तो आप कहेंगे अच्छा यहाँ पे 2H2O सिंगल बैलेंस ना, अभी इधर वो वाली बैलेंसिंग नहीं चलने वाली। अगर आप वो 2 इधर हाइड्रोजन के साथ लगाएंगे तो फिर इधर भी 2 लगाएंगे तो फिर तो ये 1 मोल नहीं हुआ, 2 मोल हुआ, तो फिर तो बात गलत होगी। तो इसका मतलब है कि बैलेंसिंग के लिए आपने जो कुछ भी करना है वो रिएक्टेंट साइड पे कर सकते हो, दूसरे साइड पे नहीं। इधर शर्त 1 मोल लिखा है तो यहाँ पे छेड़खानी नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पर मैं 1/2 लिख लूंगा। तो ये देखो H2 और ये 1/2 O2 मतलब 1 हो, तो यहाँ पे H2O बना। तो ये हम इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, जब इस तरह कर सकते हैं तो अभी इसके लिए क्या होगा, तो डेल्टा H जो रिएक्शन होता है फॉर्मेशन, तो वो बराबर होता है HP माइनस HR की। ठीक है, और वो तो डेफिनेटली आपको पता है कि 1 मोल बना है। जब 1 मोल बना है तो बस रिएक्टेंट साइड तो डिस्कस ही नहीं हुई, फॉर्मेशन डिस्कस हो रही है। ठीक है, तो जब फॉर्मेशन डिस्कस हो रही है तो इस वक्त आपको यहाँ पे फॉर्मेशन प्रोडक्ट तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा HR बराबर होता है डेल्टा HF के फॉर्मेशन की। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई है, ये उस वक्त जब 1 मोल बनता है। अभी आप नहीं समझे तो जरा ठहरे, इंतजार करें, आप समझ जाएंगे। एक और एमसीक्यूज मैं आपको देता हूं, और वो एमसीक्यूज में आपको देता हूं कि इसकी फॉर्मेशन, तो यार ये प्रोडक्ट का मतलब फॉर्मेशन ही हुआ ना, ये तो फॉर्मेशन है। एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट भी कह सकते हो या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी कह सकते हो। फॉर्मेशन किसकी, प्रोडक्ट की नहीं हुई, तो इसलिए हम इसके लिए डेल्टा HF भी लिख सकते हैं ना। ठीक है, लेकिन अगर यहां पर मैं आपके लिए एक दूसरी बात लिखूं, और वो एग्जांपल है कि H2 प्लस Cl2 मेरे पास बनता है और 2HCl बनाता है, और इसके लिए जो डेल्टा HR है तो वो मेरे पास है -44 किलो कैलोरी है। तो इसके लिए डेल्टा HF यानी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होगी तो क्या होगी। तो घबराने की तो कोई जरूरत नहीं है ना, आपने सिर्फ चालाकी करनी है, और चालाकी ये करनी है कि यहाँ तो मुझे उसूल के मुताबिक 1 मोल प्रोडक्ट चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, तो इसको 1 बना दो। 1 कैसे बनेगा, पहले आप लिख लो डेल्टा HR इज इक्वल टू
एच पी माइनस एच आर। रिएक्टेंट को तो निगलेक्ट कर लो, काम ही नहीं है, फॉर्मेशन का मतलब प्रोडक्ट के साथ मेरा काम। तो ये हो जाएगा डेल्टा एच आर इज इक्वल टू एच फॉर्मेशन, डेल्टा एच आर फॉर्मेशन, ठीक है। और अभी हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास दी है और वो कितनी है, -44, लेकिन यहां पर भी -44, तो फॉर्मेशन तो 2 है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड, सॉरी ये तो नहीं है, सॉरी ये तो, ये देखो डेल्टा एच एफ, तो हमें तो ये फाइंड करना है और ये तो इसके बराबर, तो इस तरह इधर भी 2 पे डिवाइड करो और यहाँ पे भी 2 पे डिवाइड, 1 हासिल करने के लिए तो 2m1, तो ये इस तरह कट जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास हासिल हो जाएगा और ये हमारे पास कितना है, सॉरी 2 है, तो 2 पहले से भी मौजूद था, तो ये हमारे पास 2 यहाँ से कट गया, तो हमारे पास डेल्टा एच एफ जो फॉर्मेशन आई तो वो -22 किलो कैलोरी आ गई, किसके लिए, HCl के लिए। 2 के लिए -44 है, तो 1 के लिए -22 हो गया नहीं। तो जो इस पे समझ चुका है हाथ उठाएं, शाबाश, जबरदस्त। मड़ा ताजु खुद तकलीदा मूंगा से दोनों सोचो हम कुछ रोल दी बने हुई ताजु खुद तकड़े खा लका अक्सर दी फ्रेश होता दाई को मड़ा जड़ रहा था सम ओख पीछे न पूरी होगा, माशाल्लाह आप समझ रहे हैं, वेरी गुड। तो ये पॉइंट जो है तो अपने साथ आप डेफिनेटली जो है तो याद रखें। जब आप ये याद करते हैं तो इसके बाद हमारे पास एक और पॉइंट आता है और वो पॉइंट मेरे पास है, शाबाश, एमसीक्यूज में लिख ले, चलो ये एमसीक्यूज में आपको हेल्प देगी, ये पॉइंट आपको एमसीक्यूज में हेल्प देगी। एमसीक्यूज में है कि जितना डेल्टा एच एफ फॉर्मेशन की जो वैल्यू नेगेटिव होगी, 4 घंटे नेगेटिव जो होगी, यानी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू जो आएगी, तो इसका मतलब है कि इस वक्त जो कंपाउंड होगा तो वो मोर स्टेबल होगा, क्योंकि ज्यादा नेगेटिव का मतलब है ज्यादा एनर्जी रिलीज की है और प्रोडक्ट के साथ एनर्जी बिल्कुल कम है, तो ये ईटा के लिए याद रखें कि वो मोर स्टेबल होगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट अपने साथ, यानी लेट सपोज मैं कहता हूं कि डेल्टा एच एफ इज इक्वल टू -30 और एक जगह लिखता हूं कि डेल्टा एच एफ इज -40, तो कौन सी वैल्यू जो है तो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो ये देखिए -40 तो कम है और ये -30 तो है ज्यादा है, तो ये मेरे पास स्टेबल होगा एज कंपेयर टू -40। तो ये पॉइंट भी अपने साथ नोट कर ले। दूसरा इसमें हमारे पास आ रहा है एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन जो है तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसके लिए पहले एमसीक्यूज लिख ले कंबस्शन पे, 1-2 एमसीक्यूज कि इट विल ऑलवेज नेगेटिव, ये हमेशा कंबस्शन एंडोथर्मिक नहीं होती, ये हमेशा, यानी फॉर्मेशन मैंने कहा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकते हैं लेकिन कंबस्शन हमेशा नेगेटिव होगा, तो ये लिख ले इट विल ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, राइट। ये पॉइंट जो है तो अपने साथ याद रखिए कि एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन हमेशा के लिए नेगेटिव होगी। और एक दूसरा एमसीक्यूज पॉइंट नोट कर लें कि इट विल ऑलवेज लेस देन 0, जब नेगेटिव है तो डेफिनेटली 0 से हमेशा के लिए कम होगी, तो क्या होगा कि इट विल ऑलवेज लेस देन 0। तो ये आपके लिए पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप समझते हैं, लेकिन आपको उम्मीद है कि आप समझते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम करें जनरली, तो जनरली इसकी डेफिनेशन हो गई कि अमाउंट ऑफ हीट रिलीज
अमाउंट ऑफ, अभी एब्जॉर्ब करने का सिर्फ रिलीज का कहें, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 mole of compound is combust in excess of oxygen। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हुआ, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। और याद रखें कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन हमेशा के लिए आपके पास नेगेटिव आएगी। ठीक है, अभी इसी में अगर मैं जनरल आपको करवाऊं तो एक टर्म है इंथैल्पी ऑफ फेज चेंज है। ये क्या है, इंथैल्पी ऑफ फेज चेंज है। तो इनमें फिर हमारे पास 3 टर्मिनोलॉजीज आती हैं। एक होता है इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एक होती है इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, और एक होता है इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं तीनों। तो पहले टर्म को अगर देखें तो इसमें फिर अपने में 2, यहां पे फिर 2 और यहां पे फिर 2। ठीक है, तो पहले में फ्यूजन में जो है तो हम कहते हैं कि लिक्विड को सॉलिड में ले गए, लेकिन दूसरे में सॉलिड को लिक्विड में ले गए। ठीक है, तो इसके लिए जो डेल्टा H फ्यूजन होगी लिक्विड को सॉलिड में ले जाने के लिए, तो ये हमेशा नेगेटिव में आएगी, लेकिन सॉलिड को लिक्विड में जब ले जाओगे तो डेल्टा H फ्यूजन जो होगी तो ये मेरे पास पॉजिटिव में आएगी। तो ये अपने साथ याद कर। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन में 2 प्रोसेस होते हैं, द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड एंड सॉलिड इनटू लिक्विड। लिक्विड इनटू सॉलिड इट वैल्यू विल बी इन द नेगेटिव, while liquid into solid its value will be in the positive। ये फिर लिखा होगा तो आपको समझ आए कि ये फ्यूजन में असल में ये आया लिक्विड से सॉलिड में गई, ये सॉलिड से लिक्विड में गई। इस तरह अगर वेपोराइजेशन में है तो इससे लिक्विड से गैस में और गैस से लिक्विड। तो लिक्विड से गैस में अगर जा रहे हैं तो फिर हमारे पास डेल्टा H जो वेपोराइजेशन है तो वो हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव में आंसर आएगा, जबकि गैस से लिक्विड होगा तो डेल्टा H वेपोराइजेशन जो है तो ये नेगेटिव में है। तो ये अपने पास भी याद कर ले। और सब्लिमेशन जो है तो इसमें इस तरह होता है कि सॉलिड होता है, यानी वो जो है तो असल में हम कहते हैं डायरेक्ट वेपर्स में जाते हैं ना। तो ये कहते हैं कि नहीं, असल में तो तरीका ये होता है कि ये पहले लिक्विड में जाए और लिक्विड से फिर वेपर्स में आए ना। यानी हम तो सब्लिमेशन में कहते हैं कि डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू ये, लेकिन कहते हैं तो साइकिल इस तरह भी होता है। तो इसलिए सब्लिमेशन के लिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट MCQs है, ये आपके बुक में भी है आई थिंक सो। और ये पॉइंट ये है कि डेल्टा HSUB जो होता है सब्लिमेशन, वो बराबर होता है डेल्टा H फ्यूजन की और प्लस डेल्टा H वेपोराइजेशन की। तो ये इक्वेशन अपने साथ सब्लिमेशन के लिए याद रखें। अच्छा, ये ईटा में आ सकता है कि जब एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन असल में आपको कैलकुलेट करनी हो और आपको डेल्टा H फ्यूजन और वेपोराइजेशन दी हो और आपको कहे कि व्हाट विल बी द सब्लिमेशन, तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उन दोनों को आप प्लस ले लें तो उससे आपको एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन जो है तो कैलकुलेट हो जाएंगे। ठीक है,
तो ये आपके साथ कंबस्शन हुआ। इस तरह इसमें हमारे पास एंड में जो अभी जो टॉपिक है तो वो मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी है और हेसेस लॉ है, ठीक है। तो इनके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो पहले इसमें हम डिस्कस करते हैं, शाबाश, कुछ एमसीक्यूज चलें डिस्कस करते हैं पहले इसमें। ये जितना काम कर ले इसमें जरा कुछ एमसीक्यूज कर लेंगे। तो पहला एमसीक्यूज इसमें मैं अगर आपसे डिस्कस करूं तो पहला एमसीक्यूज इसमें ये है कि सिंपल है, अच्छा मुश्किल नहीं है, और वो है कि एंथैल्पी में बी पॉजिटिव और नेगेटिव ए बी सी और डी, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, बी है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन आपके बुक में ये सॉल्यूशन भी है सच में, तो ये सॉल्यूशन भी है, और एक आपके पास है बोथ, ऑप्शन में मैं गलत हो गया, ऑप्शन बोथ ए एंड सी या डी नन। तो डेफिनेटली आपके पास बोथ बी एंड सी, यानी दोनों फॉर्मेशन भी आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, और सोल्यूशन भी अगर आप बुक में पढ़ें तो सोल्यूशन भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। यहां पे इस तरह इसी में एक और एमसीक्यूज है सिंपल सा, और वो है कि एंथैल्पी ऑलवेज पॉजिटिव फॉर A, enthalpy of ionization, B, enthalpy of bond dissociation, C, enthalpy of atomization, और D, all। तो खुद सोचें, ए के साथ एग्री है कोई, बी के साथ एग्री है कोई, सी के साथ एग्री है कोई, डी के साथ एग्री है कोई? जबरदस्त, डी जो है तो बिल्कुल ठीक है, डी आपके पास एक्यूरेट आता है, क्योंकि पॉजिटिव हमेशा एंडोथर्मिक है, और आयनाइजेशन भी एंडोथर्मिक फिनोमेना है, बॉन्ड डिसोसिएशन भी एंडोथर्मिक है, और एटमाइजेशन जब एटम्स में मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है एटॉमिक कन्वर्ट, तो ये सारे आपके पास जो है तो इसके लिए एंथैल्पी पॉजिटिव जो है तो आएगी, ठीक है। इस तरह अगर आ जाए कि ऑलवेज नेगेटिव, तो उसमें फिर कंबस्शन जो है तो आपने टिक करना है। और सब्लिमेशन के एक एमसीक्यू है कि सब्लिमेशन एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कैन बी फाइंड आउट बाय द सम, by the addition, by taking the sum or addition of enthalpy of fusion and enthalpy of vaporization, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, आपने ये नोट करने हैं। इसके बाद हमारे पास आता है मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी। एक न्यूट्रलाइजेशन भी है एंथैल्पी, अच्छा जब एसिड और बेस मिलता है, तो ये छोटी छोटी डिफिनीशन है इसमें, ये कंबस्शन और ये फॉर्मेशन पे जो मैंने ये जो एमसीक्यूज किए, तो इस तरह जरा आ सकते हैं वैल्यूज, तो वो जरूरी है, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी, तो एंथैल्पी की मेजरमेंट जो होती है तो हम कहते हैं कि दो वे से होती हैं, एक होती है डायरेक्ट मेथड, और एक हमारे पास होता है इनडायरेक्ट मेथड। तो जो डायरेक्ट मेथड होता है ये हमारे पास होता है किसके जरिए? कैलोरीमीटर के जरिए। कैलोरीमीटर या कैलोरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे डायरेक्ट मेजरमेंट, और इनडायरेक्ट जो होता है तो वो हमारे पास होता है हेसेस लॉ, ठीक है, इसके जरिए।
अभी कैलोरीमीटर जो होता है तो इसके जरिए हम क्या करते हैं, इसके जरिए हम इस तरह भी कह सकते हैं कि नोट एमसीक्यूज में आ सकता है, आपको ये पॉइंट सीख लें कि इंथैल्पी चेंज ऑफ दोज रिएक्शन, यहां पे लिख लें मेजर इंथैल्पी चेंज ऑफ दोज रिएक्शन, ईटा में आएगा ये क्वेश्चन, विच गो टू कंप्लीशन विदाउट साइड रिएक्शन, which go to completion without side reaction। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है तो डायरेक्ट मेथड इस पे अप्लाई होता है। ठीक है, जबकि हमारे पास इनकी एग्जाम्पल्स में क्या आती हैं, यानी किस चीज कौन कौन सी इंथैल्पीज को मेजर कर सकते हैं, इनकी इंथैल्पी में हमारे पास आती हैं हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, यानी इंथैल्पी हीट ऑफ कंबस्शन और दूसरा इसमें डायरेक्ट में आता है हीट या इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, जबकि डायरेक्ट मेथड तो हेजेस लॉ के साथ है, और इसमें जो एग्जांपल है हमारे पास जो जरूरी है तो ये है हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है तो इससे हो सकता है। अभी यहां पे कैलोरीमीटर के लिए डायरेक्ट कैलोरीमेट्री जो है तो डायरेक्ट कैलोरीमेट्री में यहां पे कैलोरीमीटर है और आपके बुक में एक इक्वेशन है जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो है Q इज इक्वल टू N C और डेल्टा T। ठीक है, ये C जो है तो ये मेरे पास स्पेसिफिक हीट है, ये स्पेसिफिक हीट है। बाकी ये N जो है तो ये अमाउंट यानी मोल को रिप्रेजेंट करता है, और ये टेम्परेचर को, और जो कि हमारे पास बराबर होते हैं T2 माइनस T1 के, आपको दिया होगा तो ये इसके बराबर। तो ये इक्वेशन आपके पास है, और इस इक्वेशन की दूसरी वर्जन भी आप लिख सकते हैं कि आपको अगर स्पेसिफिक हीट मालूम करनी है तो C इज इक्वल टू Q बाई N डेल्टा T, इस तरह भी हो सकता है। ठीक है, तो सिर्फ ये नहीं कि आप Q मालूम करें, अच्छा अगर आपको किसी एमसीक्यूज में Q दिया हो, अमाउंट दिया हो, टेम्परेचर दिया हो, तो आपको अगर स्पेसिफिक हीट मालूम करनी हो तो तब भी आप इस इक्वेशन में अपने लिए सेट करके आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास डायरेक्ट कैलोरीमेट्री है। और जो हेसेस लॉ है, तो हेसेस लॉ तो आपको पता है कि वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास Hess's law कह रहे हैं कि the amount of energy evolved or absorbed in a chemical reaction is the same whether the reaction takes place in a single step or several steps. The amount of energy evolved or absorbed in a chemical reaction is the same whether reaction takes place in single step or several steps। फिर इनकी जो है तो यहाँ पे एग्जाम्पल जनरल इन्होंने दी है कि अगर हम A से जाएं, B में और B से जाएं, C में और C से जाएं, D में, ठीक है,
या डायरेक्ट जाएं? तो डायरेक्ट जो है तो इसमें जो क्यू इस्तेमाल होता है ये पॉजिटिव क्यू है, इसमें यहाँ पे मतलब Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3। तो डायरेक्ट जो Q होता है तो वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये आपको हेसिस लॉ है, और हेसिस लॉ में ही आपके पास जो लास्ट इसकी एप्लीकेशन है जिसको कहते हैं बॉर्न-हैबर साइकिल, और बॉर्न-हैबर साइकिल में भी आपको एग्जांपल गिवन है, और बॉर्न-हैबर साइकिल भी यही हेसिस लॉ की एप्लीकेशन है। वो भी कहते हैं कि अगर सैंपल स्टेप हो या सिंगल स्टेप हो तो उनमें जो एनर्जी चेंज होगी तो वो जीरो होती है सम सबके। और फिर आपके बुक में जो NaCl की एग्जांपल है तो उसमें सिर्फ वो वैल्यूज जो हैं तो आपको जरा NaCl के साथ याद कर लें तो वो आपका बॉर्न-हैबर साइकिल। तो ये आपके साथ छोटा सा चैप्टर था, इम्पोर्टेंट था, इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बाउंड्री, और ये जरूरी थी। तो इंशाल्लाह फिर 1:30 पे फिर इंशाल्लाह हम आएंगे, और उसमें इंशाल्लाह हम चैप्टर 12 को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हुस्ना जो है तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करती है, बहुत थक भी गया हूं, लेकिन चलो क्वेश्चन